हमारे देश में एंटीबायोटिक्स को टॉफी की तरह खाया जाता है। हर साल 10 लाख से भी ज्यादा लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण अपनी जान गंवा रहे हैं। साल 2019 में 5 मिलियन से भी ज्यादा लोगों ने ड्रग रेजिस्टेंस के कारण अपनी जान गंवाई। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अकेले इतने लोगों की जान ले रहा है जितनी कि यदि रोड एक्सीडेंट और कैंसर, इन दोनों के आंकड़ों को भी यदि कंबाइन कर दिया जाए तो वो भी कम होंगे। अकॉर्डिंग टू इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस के कारण जान गंवाने वाले हर 5 लोगों में से एक बच्चा था। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु और आप देख रहे हैं शांतनु स्वास्थ्य वाला। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है, ये क्यों और कैसे होता है, इसका हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों ये इतना खतरनाक है, कैसे इसको रोका जा सकता है और सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है, इन्हीं सब बातों पर आज बात करेंगे शांतनु स्वास्थ्य वाला के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि ये एक ऐसा सीरियस कंसर्न है जिसके बारे में सभी लोगों को पूरी तरह से जानकारी होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। एंटीमाइक्रोबियल कोई नई दवाइयां नहीं है। पिछले 2000 सालों से एंटीमाइक्रोबियल दवाइयों का इस्तेमाल बीमारी के इलाज में किया जाता रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं ये एंटीमाइक्रोबियल दवाइयां हैं क्या। एंटीमाइक्रोबियल वो दवाइयां हैं जो किसी बैक्टीरियल या फंगल या वायरल इन्फेक्शन के इलाज के लिए दी जाती हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स, फंगल इन्फेक्शन के लिए एंटीफंगल दवाई दी जाती है। सिप्रोफ्लोक्सासिन, मेट्रोनिडाजोल, एमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, इस तरह की दवाइयों के नाम आपने सुने होंगे। यही वो सब दवाइयां हैं जिनको एंटीमाइक्रोबियल दवाइयां कहा जाता है। अब बात करते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या है। जब डॉक्टर किसी बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन के इलाज के लिए कोई भी एंटीमाइक्रोबियल दवाई देता है और उस दवाई का असर उस बीमारी के इलाज के लिए हो ही ना पाए, बेसिकली वो दवाई उस इलाज में बेअसर हो, तो इस स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ कि वो दवाई बेअसर हो गई? देखिए, वैसे तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, बट इसका सबसे बड़ा कारण एंटीबायोटिक का मिसयूज या ओवर यूज होता है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको कोई इन्फेक्शन होता है, सपोज करिए उसमें आपके 100 बैक्टीरिया हैं जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हो रहा है। अब डॉक्टर ने आपको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब की या आपने खुद जाके एंटीबायोटिक लेनी शुरू कर दी, तो उस केस में क्या होगा कि वो पहली डोज लेने के बाद आपके सारे बैक्टीरिया नहीं मरेंगे। बेसिकली 80 से 90% तक बैक्टीरिया वो किल कर देगी, सपोज कीजिए। अब 10% बैक्टीरिया बच गए हैं बट आपको आराम हो गया है, तो आप इस स्थिति में क्या करते हैं, आप वो दवाई लेना छोड़ देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। अब क्या हुआ कि वो जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं उन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अंदर ग्रो करना धीरे धीरे शुरू कर दिया है। अब धीरे धीरे उनकी ग्रोथ हुई, फिर कुछ समय बाद दोबारा से आपको वो इन्फेक्शन होता है या कोई और इन्फेक्शन होता है। आप इस चीज को समझिए कि अब वो जो बैक्टीरिया बन गए हैं बहुत सारे, अब वो पहले के मुकाबले और ज्यादा मजबूत हैं क्योंकि उन्होंने जेनेटिकली अपने आप को मॉडिफाई कर लिया है। इस केस में अब क्या होगा, आप फिर से कोई एंटीबायोटिक लेंगे। सपोज कीजिए आप इस बार 2 खुराक लेंगे, 2 खुराक में आपको आराम हो गया। अब आराम होने के केस में आप फिर से एंटीबायोटिक दवाई लेनी वो बंद कर देंगे। उस केस में क्या है कि अब थोड़े बहुत बैक्टीरिया फिर से बच गए, वो और ज्यादा फ्यूचर में मजबूत होंगे। तो ये साइकिल धीरे धीरे चलती रहती है और जो वो बैक्टीरिया है वो एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाता है कि अगर आप 4-5 दिन तक लगातार भी एंटीबायोटिक दवाई खा रहे हैं तो भी उसका असर उन बैक्टीरिया के ऊपर नहीं हो रहा है। आपको याद होगा कोविड के दौरान जो सबसे पहली लहर आई थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी जितनी सेकंड वाली थी। सेकंड वाली लहर ने तो लोगों को बिल्कुल पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया था। उसका रीजन यही था कि जब चूंकि उसका इलाज भी अवेलेबल नहीं था, तो जो हम दवाई ले रहे थे उससे वो सारा वायरस किल नहीं हो रहा था और वो अपने आप को जेनेटिकली धीरे धीरे मॉडिफाई करके और खतरनाक स्टेज में आके आपको हिट कर रहा था। दोस्तों, इसी सीरियस प्रॉब्लम की वजह से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक ग्लोबल हेल्थ कंसर्न बन चुका है। अब बात करते हैं कि इसका हमारी हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, इसका सबसे खतरनाक प्रभाव तो यही है कि जो दवाई है वो आपके इलाज में अब बेअसर हो गई है। नई नई दवाइयां डेवलप करने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप ग्लोबली भी देखेंगे तो इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स हम डेवलप नहीं कर सकते हैं, या हर किसी नए बैक्टीरिया के लिए नई एंटीबायोटिक को डेवलप करना पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी इंसान में ये रेजिस्टेंस अगर क्रिएट हो गया तो इसको ठीक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक इंसान की लाइफ में कभी भी हो सकता है और ये सिर्फ इंसानों में ही नहीं, ये जानवरों और पेड़ पौधों के केस में भी होता है। अब बात करते हैं कि क्यों ये इतना खतरनाक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले टीबी की दवाई के केस में क्या होता था कि 6 महीने का एक कोर्स होता था। उस 6 महीने के कोर्स में 3 से 4 दवाइयां दी जाती थी।
6 महीने तक जब आप वो दवाइयां खाते रहते थे तो जो टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस का जो इन्फेक्शन है, वो खत्म हो जाता था और आप स्वस्थ हो जाते थे। अब क्या प्रॉब्लम हो गई है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण? जो 6 महीने का कोर्स था वो 6 महीने से बढ़ के 1.5 से 2 साल का हो गया। दूसरी बात, वो जो एंटीबायोटिक दवाइयां आप खा रहे हैं उसको ठीक करने के लिए पहले 3 से 4 खा रहे थे, अब वही दवाइयां 3 से 4 की बजाय 9 से 10 खानी पड़ती है। तब भी टीबी का वो इन्फेक्शन कई बार ऐसा होता है कि वो खत्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह की मेजर बीमारियों के केस में ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के कारण इतनी बड़ी महामारी आ जाएगी जो शायद कोरोना के केस से भी बहुत ज्यादा कहीं बड़ी हो। एक बात ये भी है कि हर एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट होने की जरूरत नहीं है। किसी भी एक एंटीबायोटिक के अगेंस्ट अगर रेजिस्टेंस हो गया मींस इट इज अ सीरियस कंसर्न। अब बात करते हैं कैसे इसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि हर किसी बीमारी में एंटीबायोटिक्स को खाने की जरूरत नहीं होती है। आपको कोई हल्का फुल्का बुखार होता है, कोई इन्फेक्शन होता है या हल्का फुल्का कोल्ड होता है, तो उस केस में आपको एंटीबायोटिक खाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको हमेशा जब भी आप बीमार होते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, हमेशा आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखिए, ये बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, ये स्पेशलाइज्ड होते हैं इसी काम के लिए। बेसिकली हर किसी व्यक्ति का एक अपना काम होता है, तो डॉक्टर्स का काम होता है हेल्थ को ठीक करना। तो आपको डॉक्टर से बीमारी के केस में सलाह जरूर लेनी चाहिए। इंटरनेट से पढ़ के या अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन को जितना हो सके उतना अवॉइड करना चाहिए। दूसरी बात, डॉक्टर कोई भी एंटीबायोटिक्स अगर आपको देता है किसी भी इन्फेक्शन के केस में, तो डॉक्टर से समझिए, जानिए कि उसका ये जो कोर्स है ये कितने दिन तक चलेगा, कितनी डोज आपको लेनी है, कितने दिनों तक खानी है। ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको डॉक्टर ने 3 दिन के लिए कोई एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब करी है सुबह और शाम के लिए, तो सुबह और शाम 3 दिन तक लगातार उस एंटीबायोटिक्स को खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी बात, अगर आपको पहली या दूसरी डोज में ही आराम हो गया तो आपको उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, आपको उसको खाते रहना है जब तक उसका पूरा कोर्स ना हो जाए, क्योंकि ये पूरी एक प्रॉपर एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत उस बैक्टीरिया को या बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करना होता है। इसके अलावा आप कभी बाहर जाते हैं तो इन्फेक्शन से जितना हो सके उतना बचने की कोशिश कीजिए। पॉसिबल है तो मास्क जरूर लगाइए। अगर आप बाहर किसी सिटी में जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप दिल्ली जैसी सिटी में जा रहे हैं, तो मास्क का यूज जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं कि सरकार इसके लिए क्या प्रयास कर रही है। रिसेंटली डॉक्टर अतुल गोयल, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर में काम करते हैं, उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और सभी डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी से और मेडिकल कॉलेजेस से ये अपील करी है कि जब भी आप कोई एंटीबायोटिक किसी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं तो उसका रीजन, उसका जस्टिफिकेशन और उसका प्रॉपर कोर्स के बारे में अच्छे तरीके से मेंशन करके प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के साथ भी उन्होंने बातचीत करी है, उनको भी कहा है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंटीबायोटिक्स ना दे। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का ये एक अच्छा स्टेप है इस दिशा में काम करने के लिए, क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस सीरियसली एक बहुत बहुत बड़ा कंसर्न है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए। अवेयरनेस के थ्रू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को खत्म किया जा सकता है। अवेयरनेस के इस पार्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो जितने ज्यादा लोगों को हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको कोई सुझाव है, आप इस टॉपिक के बारे में कुछ बताना चाहते हैं या कहना चाहते हैं, तो प्लीज उसके लिए एक कमेंट जरूर कीजिए, उसके बारे में बताइए। हम कमेंट बॉक्स में उसके लिए डिस्कशन जरूर करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डोंट इग्नोर योर हेल्थ।